गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की इस क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड सभी माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट्स को विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम कवर करेंगे बेटा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस सेशन की धमाकेदार शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टर्म को, जिसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि इस दुनिया की हर उस इक्वेशन को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया जाता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के फॉर्मेट में लिखी हुई होती है। इस फॉर्मेट को ही बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इस फॉर्मेट की सबसे खास बात ये होती है कि इस फॉर्मेट में कभी भी a की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। सर क्यों नहीं हो सकती है बेटा? a की वैल्यू 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे ही बेटा a 0 हुआ वैसे ही इस इक्वेशन का पूरा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कन्वर्ट होकर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 इस फॉर्मेट पे नहीं हो सकती। अब आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मेट से मिलती हुई मैंने यहां पर दो इक्वेशंस लिख रखी हैं। पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से कंपेयर करके इनके लिए रिस्पेक्टिवली a b और c की वैल्यूज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैंने इस पहली इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से कंपेयर किया तो इस पहली इक्वेशन के लिए मुझे a की वैल्यू प्रोवाइड हुई बेटा 3, b की वैल्यू प्रोवाइड हुई बेटा -4 और c की वैल्यू प्रोवाइड हुई बेटा +1। जब दूसरी इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से कंपेयर किया तो इस दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे a की वैल्यू बेटा 1 प्रोवाइड हुई, b की वैल्यू बेटा 5 प्रोवाइड हुई और c की वैल्यू बेटा +1 प्रोवाइड हुई। आई थिंक आपको इतनी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स की उन सभी वैल्यूज को एज अ सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है जिन्हें अगर दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब सर इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का क्या मीनिंग है? इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का सिर्फ और सिर्फ इतना मीनिंग है कि जब भी आप किसी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू किसी भी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें तो वैल्यू को पुट करने के बाद उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए। अगर बेटा वेरिएबल की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आती हैं, तब उस कंडीशन में वेरिएबल की उस पर्टिकुलर वैल्यू को कभी भी हम एज अ सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर LHS इक्वल RHS आ जाता है तो डेफिनेटली वेरिएबल की वो वैल्यू एज अ सॉल्यूशन कंसीडर की जाएगी। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ही हम, इट मींस जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं उन्हें हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ही हम बेटा रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको जीरोज पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहां पर जीरोज ना कहकर हम उसे रूट्स कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी कुछ ऐसी ही जनरल फॉर्म होती थी, p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी ऐसी ही जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बस अंतर इतना सा है कि वो बेटा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और ये बेटा एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन दोनों में अंतर बस इतना होता है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन में 2 साइड्स अवेलेबल होती हैं। पहली साइड को हम LHS कहते हैं और दूसरी साइड को RHS कहते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता। इसलिए इन दोनों में ये छोटा सा अंतर है, इस अंतर को आप हमेशा याद रखिएगा। तो सॉल्यूशंस को ही हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते समय क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री बेटा कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, ये बात मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताई थी। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। पहले रूट को बेटा हम लोग अल्फा कहते हैं और दूसरे रूट को बेटा हम लोग बीटा कहते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हम लोग सम भी निकालते हैं और प्रोडक्ट भी निकालते हैं। सम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी बाई ए। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। बेटा बी की बात करें तो बी
x का कोफिशिएंट होता है, और a की बात करें बेटा तो a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और अगर हम c की बात करें तो c एज अ कांस्टेंट टर्म अपना रोल प्ले करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट में, या फिर हम कह लें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में c हमेशा एज अ कांस्टेंट टर्म अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको रूट्स का सम दे दिया जाएगा, इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, और रूट्स का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, इट मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का प्रयोग कीजिएगा, यूज कीजिएगा। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तब यूज किया जाएगा जब रूट्स का सम दिया हो और रूट्स का प्रोडक्ट दिया हो। इसकी हेल्प से इजीली आप रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा फिनोमिना होता है बेटा जो रूट्स के नेचर को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है कि सर रूट्स के नेचर कैसे होंगे। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से आप बिना अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किए आप रूट्स के नेचर को बता सकते हो इसकी हेल्प से। तो बेटा ये क्या करता है? ये रूट्स के नेचर को बताता है। इसको जनरली हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डी की वैल्यू आ जाती है तब डी की वैल्यू के बेसिस पे ही हम रूट्स का नेचर डिसाइड करते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इट मींस डी फाइंड आउट किया, और अगर डी की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है, तब उस कंडीशन में जो आपके रूट्स होंगे वो बेटा रियल और डिस्टिंक्ट। रियल होंगे पहली बात तो रूट्स, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बेटा? अलग अलग होंगे। इट मींस अल्फा की वैल्यू अलग होगी और बीटा की वैल्यू अलग होगी, दोनों सेम नहीं होंगे। बट अगर डी की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल आ गई, आपने फाइंड आउट किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है, तब उस कंडीशन में रूट्स आपके रियल तो होंगे ही और साथ साथ इक्वल भी होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 आई है तो बीटा की वैल्यू भी 1/2 आएगी, मतलब सेम होंगे। और अगर बेटा इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू बेटा 0 से छोटी है, लेस देन 0 है, तब उस कंडीशन में आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं जिन्हें हम लोग नो रियल सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हुई, ठीक है। इन 3 कंडीशंस के बिहाफ पर हम रूट्स का नेचर डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपको यह बात भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसके सॉल्यूशंस निकालने के, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के कितने मेथड होते हैं? बेटा बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड तो कॉमन मेथड जिसे आप लोग फैक्टराइजेशन के मेथड के नाम से जानते हैं। फैक्टराइज करके आप इजीली मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके या फिर फैक्टराइजेशन के किसी दूसरे मेथड को यूज करके भी आप इजीली रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है जिसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आरडी शर्मा वगैरह में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल जो अच्छी रिफ्रेशर्स हैं उनमें दिया हुआ है। इस मेथड को भी पढ़ लीजिएगा, इस मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरा मेथड होता है जिससे जब इन दोनों मेथड से बेटा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, रूट्स नहीं निकल पाते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी हम रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले को बेटा हम लोग श्रीधाराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं? रूट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये तब यूज किया जाएगा जब फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करेगा, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम नहीं करेगा, या फिर आपसे स्पेसिफिक कह दिया जाए कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए बच्चे ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसी फॉर्मूले को श्रीधाराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, रिप्रेजेंट किया था। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? बेटा इसको समझिए, 1 नंबर का एमसीक्यू हमेशा पूछ लिया जाता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा पूछ लिया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी बेटा आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ 2 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जब बेटा a की वैल्यू इस 0 से बड़ी होती है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तब उस कंडीशन में ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है, ठीक। जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, तब उस कंडीशन में बेटा ग्राफ कैसा बनता है? तब उस कंडीशन में ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। एक होता है अपवर्ड पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो हमेशा इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिकल फॉर्म में बनेगा, यानी पैराबोला होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला की फॉर्म में होगा। a अगर 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अपवर्ड ऊपर अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। और अगर a 0
से छोटा है, ए की वैल्यू 0 से छोटी है, तब बेटा डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। इसे बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग और इसे बोलते हैं बेटा अपवर्ड ओपनिंग। तो हमेशा आपको 3-4 ग्राफ दे देगा एमसीक्यू में, आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात यहाँ डिस्कस की। आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बेटा बहुत सारे डिफरेंट आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सम निकलवाएगा या तो रूट्स का प्रोडक्ट निकलवाएगा, या फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स का सम देकर के और रूट्स का प्रोडक्ट देकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा फॉर्मूले का यूज करके आपसे उसके रूट्स फाइंड आउट कराएगा, ठीक है। या फिर आपसे कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा। और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं, इसलिए उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर पढ़िएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्ड प्रॉब्लम्स मैंडेटरी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, आती हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, इनको पढ़िएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इस चैप्टर में आपको लगता हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है या कुछ रह गया है अपने अकॉर्डिंग, तो बेटा मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा और मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करने की कोशिश करिएगा। मैं जरूर से जरूर आपको टाइमली रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूं। अब तक के लिए अगर चैनल में नए हैं बेटा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।